मित्रों नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में और इसमें पर्वत, पठार, नदी, झील, द्वीप और जितने भी देश थे सभी देशों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में अभी तक बात किया है। आज कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं आपके समक्ष, उन्हीं प्रश्नों पर आपसे बात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बिना समय गंवाए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रश्न को बताएंगे, प्रश्नों में अगर कुछ विशेषता रहेगी तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है अरब का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये यूपी सबऑर्डिनेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, प्री का परीक्षा है, उसमें पूछा गया है कि सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है। आप सभी को पता है कि जो सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है, प्रशांत महासागर से लगा हुआ है ना। और कहाँ है ये? तो एंडीज के पश्चिम में पड़ता है। क्या? अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, कैसा मरुस्थल है? तो शुष्कतम मरुस्थल है। अब कई बार इसी के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मरुस्थल है जो ध्रुवों पर नहीं है और शुष्कतम है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, शुष्कतम भी है और ध्रुवों से इसका कोई संबंध भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अटाकामा मरुस्थल है। तो अटाकामा मरुस्थल एंडीज के पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, और किस देश में है? तो चिली में है। ठीक है, कौन से महासागर से संबंधित? तो हम लोग बताएंगे पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से संबंधित है। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1000 मीटर तक पाई जाती है ये अटाकामा मरुस्थल। कितना? 1000 मीटर तक लगभग पाई जाती है। ठीक है, ये गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। मेरे ख्याल से इतना अब आपको समझ में आ चुका है। यहाँ पर धारा कौन सी है? तो बताएंगे कि इस पर जो है हम्बोल्ट धारा का प्रभाव रहता है। हम्बोल्ट जो जल धारा है ये एक ठंडी जल धारा रहती है, और जब इस अटाकामा मरुस्थल पर इसका प्रभाव पड़ता है तो पूरी तरीके से इसको भी क्या कर देता है? ठंडा कर देता है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक ऐसा है ठंडा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन है। देखिए, वही प्रश्न फिर से आया है, क्या अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न अब आपको एकदम हल्के लगेंगे। ठीक है, तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहाँ है? तो हम लोग क्या बताएंगे? यह चिली में स्थित है। ठीक है, फिर है कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऑप्शन है अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल और पैटागोनिया मरुस्थल। अब जो थोड़ा सा पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो समझते हैं। ठीक है, कि अरब तो हो नहीं सकता क्योंकि हॉट रीजन में है। ठीक है, और कालाहारी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इधर देखिए, शीतोष्ण की जब बात किया जाएगा तो शीतोष्ण के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। शीतोष्ण मरुस्थल की बात चल रही है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? यहाँ देखिए, कौन सा मरुस्थल है? एक यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आपको अटाकामा में, और दूसरा क्या होगा? पैटागोनियन मरुस्थल में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में बता दें कि पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये जो है हमारा उत्तर है। क्या? पैटागोनिया मरुस्थल के बारे में आपको बताया था। ये यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। ठीक है ना, ये पूछा गया प्रश्न है। हम लिखे भी हैं लेकिन साइड में शायद ना दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कट रहा है, वीडियो में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की जब बात किया जाएगा तो कौन है? पैटागोनियन मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ये शीतोष्ण है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला के कारण, जैसे इधर एंडीज पर्वतमाला है उसके इधर जो है क्या पड़ता है? पैटागोनिया मरुस्थल पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि एंडीज पर्वतमाला बारिश को रोक लेता है और यहाँ पर ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। कौन? ये पैटागोनियन मरुस्थल। तो यहाँ पर बारिश का प्रभाव कम होता है, कम वर्षा होती है। इस तरीके से ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा देखते हैं क्या है। लिखा है दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, अब जैसे यहाँ पर लिखा है प्रेयरी, तो प्रेयरी तो हम लोग जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका है, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। पंपास हमारा सही उत्तर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह वेल्ड जो है अफ्रीका का घास का मैदान है। ठीक है, स्टेपीज भी इसका उत्तर नहीं है। ये बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंपास जो है ये कैसा है? ये दक्षिणी अमेरिका के मध्य में क्या है? मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। ठीक है, फिर है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान, यानी वृक्ष नहीं है बल्कि घास का मैदान है।
पूछ रहा है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हमारा सेम है, क्या? पंपास घास का मैदान हो जाएगा। इस तरीके से ये 5वें प्रश्न का उत्तर है। ये भी यूपी पीसीएस प्रिय का प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न एसएससी से लगा करके यूपीएससी तक में हर जगह पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है टिटिकाका झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? आपको ये सब मैं पढ़ाया हूँ। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ता है क्या? टिटिकाका झील। आपको बताए थे इसी के दक्षिण में चलने पर पड़ेगा क्या? एक झील है पोपो, उसके बारे में भी। तो जो टिटिकाका झील है एक मीठे पानी की झील है, लगभग 3812 मीटर। कितना? अगर टिटिकाका के बारे में बात करेंगे तो टिटिकाका कहाँ है? तो हम बताएंगे एक देश है पेरू और एक कौन सा है? एक देश है बोलीविया, और इन्हीं की सीमा पर स्थित है क्या? टिटिकाका झील। इसकी ऊंचाई कितना है? 3812 मीटर पड़ती है टिटिकाका झील की ऊंचाई। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला पेरू और बोलीविया हो जाएगा। मध्य प्रदेश पीसीएस का प्रिय का प्रश्न है, ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिएगा आगे। एंजल जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन है वेनेजुएला, इक्वेडोर, चिली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है हमारा वेनेजुएला। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है। देश का नाम तो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन जब नदी की बात करता है ना, तो नदी इतना अच्छा हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वेनेजुएला जलप्रपात जो है, समझिएगा क्या है? एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला नाम के देश में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर की तरफ एक देश है, उसका नाम है वेनेजुएला। इसके बारे में हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। वेनेजुएला में एक नदी बहती है, उसका नाम है चुरुड़ नदी। क्या नाम है? चुरुड़ नदी नाम है उसका। ये एक्चुअल में जो है कोरोनी एक नदी है, इस कोरोनी की सहायक नदी है, ठीक है। ये 700, समझिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा है वेनेजुएला में जो स्थित है एंजल जलप्रपात। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो हम बताएंगे कि 9779 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजल जलप्रपात। किस नदी पर है? चुरुड़ नदी पर है। लेकिन जब एसएससी में यही प्रश्न पूछा था तो चुरुड़ जैसा ऑप्शन दिया ही नहीं था, वहाँ पर ऑप्शन में दिया था कोरोनी करके। तो जब नहीं है अगर ऑप्शन, तो सहायक जो है उसी को सही कर देंगे। लेकिन हम लोग जानते रहें कि चुरुड़ सही है। जिसको कन्फ्यूजन होगा कि लगे कि ठीक नहीं है, आप गूगल पर जा करके तत्काल देख लीजिएगा, आपको एकदम हेडलाइन मिलेगी कि चुरुड़ नदी एकदम सही विकल्प है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा किसके बारे में? एंजल जलप्रपात के बारे में। कहाँ है? वेनेजुएला में चुरुड़ नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 979 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कोरोनी की सहायक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील की सीमा नहीं लगती है। ब्राजील की सीमा कहाँ से नहीं लगती? पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा है इक्वेडोर, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चिली और अर्जेंटीना दोनों से सीमा नहीं लगती है किसकी? ब्राजील की। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों उत्तर सही हो जाएगा, तो हम कहेंगे दोनों सही है। अब ध्यान ये देने वाली बात है, एग्जाम में ब्राजील से लगा हुआ और ब्राजील से नहीं लगा हुआ दोनों जगह से प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखिएगा, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में जो 13 देश हैं उनमें से यही तो देश है जिसकी सीमा जो है ब्राजील से नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है। ऐसे ही पूछा जाता लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में। तो आप जाइए लेक्चर देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, उसमें आपको सारी बातें एकदम व्याख्या करके समझाए हैं मैपिंग के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कि भूमध्य रेखा पर नहीं स्थित है, कौन सा? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, चिली। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, चिली तो एकदम दक्षिण में है, तो भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर 0 डिग्री अक्षांश पर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। मैपिंग में एकदम साफ बताए हैं आपको इन सब चीज़ों को। तो इस तरीके से चिली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर है कि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश कौन सा है। देखिए आप अगर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको अलग देश मिले विश्व स्तर पर, रूस या फिर चीन, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। और भी उत्तर कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं है, ऑप्शन के अनुसार हमको उपयुक्त उत्तर की तलाश करनी है, ठीक है। इन चारों में से चुनना है हमको। अब जैसे सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? वैसे तो चाइना है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हमको चाइना से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर चाइना ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? पेरू, जिसकी राजधानी क्या है? लीमा। तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, हालांकि ये सभी भी देश हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला कौन सा है? तो हम बताएंगे पेरू नाम का देश है।
ठीक है, ये सभी प्रश्न एक तरफ से आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में, और जो प्रत्येक राज्य के जो पीसीएस के पेपर होते रहते हैं ना लोक सेवा आयोग के, उसमें भी हम देखते हैं लगातार पूछे जाते हैं। हमने जानबूझ के नहीं लिखा है, लिखने का कोई मतलब नहीं, सब पूछे जाते हैं। इधर लिखे भी है, वो आपको दिख नहीं रहा है, इधर देखिए। फिर है सर्वाधिक नगरीकृत देश, देखिए ऑप्शन के अनुसार चुनना है, उरुग्वे, इक्वाडोर, बोलीविया, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उरुग्वे है, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, कि विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी। यहाँ पर बात हो रही है सक्रिय ज्वालामुखी की, और ऊंचाई की भी बात कर रहा है। ध्यान ये देना है, किसकी बात कर रहा है? ऊंचाई की भी बात कर रहा है, ठीक है। अगर वैसे सिर्फ सक्रिय की बात करना है तो आप सर्च करेंगे तो आपको तत्काल जो है किलायु मिल जाएगा, और ऐसे ही मोनोलोवा देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ सक्रिय नहीं देखना है, सर्वोच्च ऊंचाई पर देखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोटोपैक्सी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हम एक दो सेशन और जो है प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे, और आपको बताएंगे किस तरीके से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और इसके बाद आपको अगले महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ों को समझाएंगे, कुछ भी अधूरा नहीं रह जाएगा। हमने जो प्रॉमिस किया है कि हम सारी जियोग्राफी आपको समझाएंगे, तो आप देख ही रहे होंगे लगातार एक के बाद एक लेक्चर लाना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।